हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर ज्योग्राफी का हम 5वां चैप्टर देखेंगे। वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये सीटेट के लिए या फिर आप बीपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीटेट पे तो आपको पता है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिना एनसीईआरटी के पेपर सेकेंड पास करना मुश्किल है। तो मैं डेली आपको पूरा चैप्टर करा दूंगी, ज्योग्राफी का भी पूरा 6, 7, 8 और बाकी सारे हिस्ट्री और वो पॉलिटी भी। तो फिर शुरू करते हैं हम। हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ लिया है, हमने पहले अध्याय में पढ़ लिया है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है यहाँ जीवन है। मतलब पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस जहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, मतलब पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पे हम लोग रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है भूमि। रहने के लिए तो भूमि चाहिए और पीने के लिए जल चाहिए, हवा चाहिए, क्योंकि बिना हवा के तो हम लोग रह नहीं सकते। तो ये पृथ्वी पर हमारे मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं जो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। और गैस की वो परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसीलिए जब हम ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीली रंग की दिखाई देती है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत से बड़े भाग पर जो जल पाया जाता है उसे हम जलमंडल कहते हैं। पहला तो आप लोग ये देखिए, जहाँ पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं ठोस भाग को, और पृथ्वी को चारों ओर से जो गैस घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं, और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को जो क्या है वो जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, वाष्प सम्मिलित हैं। मतलब जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं बर्फ, जल, वाष्प ये तीनों सम्मिलित हैं। ये देखते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथांस का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, यूडर का अर्थ है जल। तो ये है पत्थर, वाष्प, जल। बायोस का अर्थ है जीवन। बायोस का जो है वो अर्थ है जीवन है। अब हम भूमंडल देखते हैं। पहला जो हमारा भाग है भूमंडल को देखते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यह भूपर्पटी चट्टानों तथा मिट्टी पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, और पृथ्वी हमारी भूपर्पटी चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पृथ्वी जो है हमारी उसको 2 भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो बड़े स्थलीय भाग हैं उसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों के भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखो आप ऐसे समझो, जो बड़े स्थलीय भाग है जहाँ लोग रह सकते हैं उसे महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। जो बड़े जलाशय जैसे महासागर के नाम से जाना जाते हैं, जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हुआ, तो ये सब महासागर हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। विश्व के जो सभी महासागर हैं आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। चित्र दिया होगा, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। तो अभी चित्र को देख के हम इसका अध्ययन करते हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्र जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई से जो है वो समुद्र तल को मापा जा सकता है, जिसे शून्य माना जाता है, जिसे स्टार्टिंग से शून्य माना जाता है। आप ये देखिए महासागर, ये हमारा हो गया प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक, और ये दक्षिणी महासागर, ये आर्कटिक महासागर है। सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा देखिए कनेक्ट है। ये आर्कटिक अटलांटिक से है, फिर ये हमारा हिंद महासागर दक्षिण से भी है, और उधर प्रशांत महासागर से भी कनेक्ट है। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है। प्रशांत महासागर इस तरफ भी है, तो ये रहा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। उसकी जो वो है ऊंचाई है वो 88,88,48 है, मतलब 8,848 है। आप लोग इसको याद रखिएगा। लोग मतलब क्वेश्चन पूछता है, अगर भूल जाएंगे तो आप लोग याद रखिएगा स्टार्टिंग के 88 और फिर 48।
ऐसे याद रखिएगा 88 फिर लास्ट में भी 8 है। कहीं-कहीं पे 50 भी दिया रहता है 8888 फिर 50 लेकिन अगर ये रहेगा ऑप्शन में तो सिर्फ यही होगा 8848। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है। विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। सॉरी मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। आज तक उसकी गहराई का मतलब जो है पता नहीं कितना अंदर गहरा है। मेरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में ये क्वेश्चन पूछता है मेरियाना गर्त कहाँ है। और मेरियाना गर्त की जो गहराई है वो 11,202 मीटर है। मेरियाना गर्त की जो है गहराई वो 11,202 है और वही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछेगा तो 8848 मीटर है 8848 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। ये कल्पना करने की बात है इसको जानते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 के एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ये देख लीजिएगा बछेंद्री पाल का याद रखिएगा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा और ये सिर्फ भारत की पहली महिला है। लेकिन विश्व की सबसे पहली महिला जापान की जूको ताबेई है विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी थी। और सबसे पहले न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए हर साल जो 29 मई को है एवरेस्ट डे भी हम लोग मनाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप को देखते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। हमारी पृथ्वी पे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। 7 प्रमुख महाद्वीप हमारी पृथ्वी पे पाई जाती हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। मतलब ये जल राशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है सबसे पहला एशिया महाद्वीप है, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। देखिए इसको 2 बार पढ़ेंगे तब याद होगा। सबसे पहले एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। सबसे पहले आप एशिया और यूरोप को याद रख लीजिए। ये एशिया हमारा हो गया, फिर यूरोप हमारा हो गया, फिर अफ्रीका हो गया। ये 3 हो गए। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 2 से अमेरिका से हो गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका हो गया। ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए स्थल का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और मानव जाति का पालना भी एशिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। देखिए कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये भी याद रखिएगा। और पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और यह पृथ्वी के कुल एक क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया के पश्चिम में देखिए एशिया का जो पश्चिम है ये मान लीजिए मान लीजिए ये एशिया हो गया। एशिया के पश्चिम भाग में जो है ये यूराल पर्वत है। पश्चिम भाग तो यही हुआ तो ये यूराल पर्वत हो गया। यूराल पर्वत जो है ये अलग करता है यूरोप और एशिया महाद्वीप को। अगर क्वेश्चन पूछेगा एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है तो यूराल पर्वत ही जो है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। जैसे ये यूरोप हो गया और एशिया मिलके आजकल तो सब लोग 2 नाम मिला के एक नाम बनाते हैं तो ऐसे यूरेशिया बहुत पहले से ही पड़ा हुआ है। एशिया यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। मैंने आपको बताया यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है यूरोप महाद्वीप से। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। यूरोप महाद्वीप जो है वो तीनों तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए इसकी स्थिति का पता लगाइए। आप मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर पूछेगा एशिया के बाद सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप कौन सा है तो अफ्रीका महाद्वीप है। ये विस्तृत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। 0 डिग्री अक्षांश जो है इस महाद्वीप के मतलब ये मान लीजिए महाद्वीप हो गया, इस महाद्वीप के बीच से होकर गुजरता है।
अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप चित्र देखना है और आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत, मकर, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। यह महाद्वीप जो है वो चार, जैसे ये महाद्वीप हो गया और चारों तरफ से समुद्र, महासागर इस सब से घिरा हुआ है। और सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, ये इसी से होकर गुजरा है और तीनों रेखाएं भी यहीं से होकर गुजरती इसी महाद्वीप से, कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं। विश्व के मानचित्र को देखना है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। अगला हम देखते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। ये जो है ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय मतलब स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। पनामा जल संधि जो है वो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में है, मतलब उसी को जोड़ती है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप जो है पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों तरफ महासागर से घिरा है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? इसमें पूछ रहा है, महासागर बताना है आपको कि कौन कौन से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका का देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप इसको याद रखिए कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है दक्षिणी, और उत्तरी अमेरिका को उसके नाम से स्पष्ट हो रहा था उत्तरी, और पश्चिम से याद रखिएगा उत्तरी पश्चिम। और दक्षिणी अमेरिका का जो है ये पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में दो महासागर स्थित है। इसके पूछ रहा है इसमें, इसके पूर्व पश्चिम में कौन दो महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज का जो पर्वत श्रृंखला है उत्तर से ये दक्षिण में फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण ये रहा। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है दक्षिण अमेरिका में। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है वो इसके उत्तर और दक्षिण से की ओर बहती है। अगला जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध ये रहा अपना का नीचे, ये दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया यहीं पे स्थित है। तो यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा है। ये चारों तरफ महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका जो ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में आता है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतें से ढका रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी होता है। फ्रीड जोन यहीं पे होता है ना, नीचे एकदम ऊपर में एकदम नीचे में, तो ये बहुत ज़्यादा मोटे बर्फ से ढका हुआ है। किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ पे कोई भी मानव निवास नहीं करते। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। यहाँ पे बहुत से देशों का जो है शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र जो है यहाँ पे स्थित हैं। भारत के जो शोध केंद्र है यहाँ पे स्थित हैं। भारत के जो शोध केंद्र हैं इनका नाम है मैत्री तथा भारती। अगर पूछेगा अंटार्कटिका में भारत के जो शोध है उसके क्या नाम है, तो मैत्री तथा भारती इसके नाम है। अब अगला हम लोग देखते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को है जो नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की 71% भाग जल से है और 29% भाग स्थल है। 71% जो है इसमें पृथ्वी पे जल पाया जाता है, सिर्फ 29% जो है वो भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी इसमें सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो है 97% अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो है पाए जाने वाले जल का जो 97% भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि
वो इतना खारा होता है कि पीने लायक होता ही नहीं, मतलब वही समझ लीजिए मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। अगर आपको खारा पानी दिया जाएगा तो आप कितने कितने टाइम तक पी पाएँगे? नहीं पी पाएँगे। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम जो अलवट जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। मतलब इतना पानी होने के बाद भी हम पानी का कमी महसूस करते हैं, क्योंकि पानी पीने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा खारा है, बहुत कम ही पानी पीने लायक है। महासागर देखते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल जो है वो हमेशा गतिशील रहता है, मतलब डायनामिक होता है, चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से। तरंगे, ज्वार भाट इसमें जैसे तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएँ, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। महासागर की जो 3 प्रमुख गतियाँ हैं वो ज्वार भाटा है, महासागरीय धाराएँ हैं, मतलब ये तरंगे, ये तीनों इसकी महासागर की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर देखो, बड़े से छोटे आकार मतलब सबसे बड़ा जो है वो है 5 महासागर हैं हमारे। 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, याद रखिएगा। 5 जो है महासागर हो गए हमारे और 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, दक्षिण महासागर है तथा आर्कटिक महासागर है। फिर से सुन लीजिए, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिण महासागर है, आर्कटिक महासागर है। तो ये 5 हमारे महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भागों पर फैला हुआ है। ये पृथ्वी की जो है 1/3 भागों पे फैला हुआ है। प्रशांत महासागर, और ये सबसे बड़ा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग में मेरियाना गर्त है, मतलब अभी हमने आपको बताया था मेरियाना गर्त इसी में स्थित है, प्रशांत महासागर में, जिसकी जो गहराई थी 11,202 मतलब 11,202 जो थी इसकी किलोमीटर गहराई थी। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार, प्रशांत महासागर है जो है वो लगभग वृत्ताकार है, लगभग है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाना है। ये देखते हैं अब। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो है वो अटलांटिक महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी के एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इसके जो पश्चिम किनारा है, पश्चिम किनारे पे जो है वो उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पे यूरोप, अफ्रीका है। पूर्वी किनारे पे यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित दंतुरित है, मतलब कि जो अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है बहुत ज्यादा दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे मतलब आप ये समझ लीजिए अटलांटिक महासागर जो है ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी और बहुत ज्यादा व्यस्त है। हमेशा यहाँ पे व्यापार होता रहता है, इधर से उधर सब लोग जाते रहते हैं। अगला है हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी भारत के नाम पे रखा गया है। यह महासागर त्रिभुजाकार है। हमारा जो हिंद महासागर है वो त्रिभुजाकार है और एक मतलब एक सिर्फ एकलौता है महासागर है जिसका किसी के नाम पे पड़ा है, तो अपने देश के भारत, क्योंकि हमारे हमारे भारत की जलवायु विविधता मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है इसलिए पड़ा है। इसके उत्तर में एशिया, हिंद महासागर के उत्तर में जो है वो एशिया है, पश्चिम में जो है अफ्रीका है, पश्चिम में जो है अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला जो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। अब पहले हम पढ़ चुके हैं आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से पिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। प्रशांत महासागर के छिछले भाग से जुड़ा हुआ इसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अगला हम देखते हैं अपना जो है हमारा वायुमंडल, वायुमंडल को देखते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैस की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये वायु की एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें
ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, मतलब ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। यह वायुमंडल जो है हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ, वायुमंडल जो है 16 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान, अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, वहीमंडल। देखो वायुमंडल के उनके घटकों और तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल के 5 परत है। क्वेश्चन ये ज़रूर आता है और इस साल भी आएगा कि अरेंज करो कौन-सा पहला है, कौन-सा दूसरा है। और इन परतों में पृथ्वी की सतह शुरू करते हैं। पहला जो हो गया ये क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्यमंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल। पहले तो आप सबसे पहले याद रख लो, स्टार्टिंग हमारा क्षोभ मंडल से होता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल और लास्ट हमारा बहिर्मंडल है। उसके बाद उस क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल। क्षोभ मंडल सबसे पहला, फिर दूसरा समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। फिर से याद कर लीजिएगा, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल जो है वो मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। आपको पता है नाइट्रोजन का जो भाग है वो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया और सारी गैसें जो हैं वो 1% पाई जाती हैं। बाकी 21% ऑक्सीजन और 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जो है सांस लेने का, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे बिना सांस लिए, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। मतलब पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको अवशोषित करती है और पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जो अब हमने सुना है बचपन से ही, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता भी आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक रहता है। यह घनत्व जो है समुद्री तल पर सबसे अधिक रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं और यह तेजी के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं और तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। देखिए अब आपने सुना होगा जो भी ऊपर जाते हैं पर्वत पे या फिर और मतलब और ज़्यादा कहीं ऊपर, तो वो अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही जाते हैं, क्योंकि फिर धीरे-धीरे मतलब कम होता जाता है ऑक्सीजन लेवल। जैसे-जैसे हम आप इसको ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हमारा वायुमंडल हो गया, ये हमारा स्थल मंडल। वायुमंडल मतलब ये ऊपर का हो गया, स्थल मंडल जहाँ हम रहते हैं, जलमंडल ये हो गया हमारा। ऊपर की ओर जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, कुछ क्षेत्रों में हमें बहुत अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। याद रखिएगा, वायु जो है उच्च दाब से निम्न मतलब निम्न दाब की ओर बहती है। वायु जो है हमारी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं जो है वो जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। मतलब जीवमंडल वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे जीवों की बहुत सी जो है वो प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी आकार पाई जाती है। मतलब जो यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े-बड़े इंसान, जानवर और जैसे कि स्तनधारी प्राणी भी पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा से जीवमंडल से जुड़े हुए, मनुष्य तथा या फिर कोई भी प्राणी हो, वो एक दूसरे से जुड़े हैं तथा जीवमंडल से भी जुड़े हुए हैं।
मतलब इसका कहने का ये मतलब है मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा और जीवमंडल से भी जुड़ मतलब एक दूसरे से भी कनेक्ट है और जीवमंडल से भी कनेक्ट है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जैसे जंतु जगत एवं पादप जगत। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत, दो भागों में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी की ये तीनों जो है परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को मतलब किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसमें ढलुआ भाग और मिट्टी का कटाव तेजी होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह परिवर्तित हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। अंडमान निकोबार का कुछ भाग जो था वो पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों से दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव का इस्तेमाल लायक नहीं। देखो बहुत ज़्यादा झील नदी प्रदूषित हो चुके हैं, इसके लिए जो मानव है वो वाटर को मतलब यूज़ नहीं कर रहे, पीने लायक नहीं बचा है और जल एकदम एक दूसरे को मतलब जल अगर हम पीते हैं वो फिर हम बीमार हो जाते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों की उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। इस भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता। देखो अगर किसी चीज़ का भी हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं या फिर कोई चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें नुकसान पहुँचाने लगती है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब मान लीजिए हमारे पास मीठा है तो चींटी तो आएगी ही। तो इसी तरह हमें सब चीज़ों को बैलेंस में यूज़ करना चाहिए। तो पृथ्वी का जो संसाधन है उसको भी अगर हम सीमित नहीं उपयोग करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो मतलब ये सब तो होगा ही, बर्बादी तो स्टार्ट ही हो जाएँगे। तो फिर ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।